नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स पेपर के लिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। एक दो साल के अंतर जो है ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। और इस बार एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 20 फरवरी के दिन आप लोगों को यही सवाल एग्जाम पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना। और इससे पहले हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख चुके हैं। अगर आप लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वीडियो का लिंक डाल दूंगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख के जाना। और ये हमारा सब्जेक्टिव सवाल है और इसके बाद भी बहुत सारा सब्जेक्टिव सवाल इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि बैंक किसे कहते हैं। बैंक किसे कहते हैं, ये जो सवाल है ये क्वेश्चन सा बहुत बार रिपीट हुआ है। हर साल एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक दो साल के अंतर जो है रिपीट होता रहता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर सिलेक्ट किया हूं सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल एक दो साल के बाद जो है रिपीट होता रहता है। और इस बार 2025 में भी आप लोगों को यही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बैंक किसे कहते हैं। तो आपको बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में लिख देना है कि बैंक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक वित्तीय संस्थान होता है। बैंक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक वित्तीय संस्थान होता है। बैंक आम जनता को ऋण उपलब्ध कराने से लेकर बचत, निवेश जैसी विभिन्न क्रियाएं संपादित करता है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो, बजट की परिभाषा दें। बजट क्या होता है। देखिए, सरकार द्वारा एक अनुमानित ब्यौरा तैयार किया जाता है आय और व्यय का, कि एक वर्ष के अंदर कितना आय आएगा और कितना व्यय होगा। ठीक है, यानी कि आपको लिखना है कि एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा एक साल। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में समस्त अनुमानित सरकारी आय तथा व्यय के ब्यौरे को सरकारी बजट कहा जाता है। केंद्रीय सरकार के इस वार्षिक विवरण को केंद्रीय बजट कहा जाता है या फिर संघीय बजट भी कहा जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय बजट 2 निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये नीचे आपको लिखना है। ठीक है, कि केंद्रीय बजट 2 निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया जाता है, सामान्य बजट और दूसरा हो गया रेल बजट। ये पॉइंट भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो देखिए, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें वर्तमान बाजार कीमत स्तर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें वर्तमान बाजार कीमत स्तर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता, उसे हम कहते हैं बेरोजगारी। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको लिखना है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं के शुद्ध प्रवाह का मौद्रिक मूल्य है जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय जोड़ी जाती है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, उसके शुद्ध प्रवाह का मौद्रिक मूल्य को जो कहा जाता है राष्ट्रीय आय, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि विदेशी विनिमय के अर्थ को स्पष्ट करें। विदेशी विनिमय के अर्थ को स्पष्ट करें। जब एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है यानी कि एक्सचेंज किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय। जब एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है तो इसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, निवेश गुणक की धारणा को समझाइए। निवेश गुणक, तो देखिए, केन्ज एक अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा आय व रोजगार सिद्धांत में गुणक महत्वपूर्ण स्थान है। केन्ज के आय व रोजगार सिद्धांत में गुणक महत्वपूर्ण साधन है। केन्ज ने इसे निवेश गुणक कहा है। ठीक है, निवेश गुणक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ हमें बताता है कि आय में वृद्धि के लिए निवेश में वृद्धि होनी आवश्यक है। अगर आप आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको निवेश में भी वृद्धि करनी होगी, निवेश ज़्यादा करनी होगी, इन्वेस्ट ज़्यादा करनी होगी, तब जो है आपका आय भी जो है वृद्धि होगी, ठीक है। अथवा निवेश में वृद्धि होने पर ही आय में वृद्धि होना संभव हो पाता है। अर्थव्यवस्था में जितनी मात्रा में निवेश बढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय आय में उससे कई वृद्धि होती है, क्योंकि आय में होने वाला परिवर्तन निवेश परिवर्तन का कई गुना होता है, इसलिए इसे निवेश गुना कहा जाता है। निवेश गुना की अवधारणा निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच संबंध को बताती है। यानी कि आपको नीचे लिखना है K बराबर 1/1 माइनस MPC, ठीक है। ये होता है गुणक का जो है डिफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें K क्या है? K होता है हमारा विनियोग गुणक और MPC होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या है। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था कि नोट जैसे कि मुद्रा हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी, तो ये नहीं था। पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता था, वस्तुओं का जो है अदला बदली, ठीक है। तो वही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ हैं, तो ये आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कि वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से होता है, ठीक है। इसकी मुख्य कठिनाइयाँ हैं। क्या कठिनाइयाँ हैं? पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वस्तु विनिमय तभी संभव है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाए, ठीक है। जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाए। मूल्य का कोई समान माप नहीं है, मूल्य का कोई समान माप नहीं है, जिसके फलस्वरूप विनिमय सीमित रहता है, ठीक है। कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती है, इसलिए कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के सवाल है जो कि इस बार एग्जाम पेपर में छपेगा। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तरीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तरीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत कीमतों में उतार चढ़ाव, बेरोजगारी के स्तर, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, व्यावसायिक गतिविधियों में उच्चावचन, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, पूंजी विश्व बाजार में मंदी आदि का अध्ययन किया जाता है। इस संपूर्ण स्तरीय व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। इसमें ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये हमारा लास्ट नहीं और 2 सवाल है। देखिए इस तरह का सवाल भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि MPC दिया हुआ है 1/2। तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणक यानी कि K का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। MPC यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, ठीक है। 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको गुणक निकालना है। यहाँ पर आपको K बराबर लिखना है कि 1/1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC, ठीक है। फिर ऊपर में 1 आपको लिखना है। ये 1 की जगह 1 आपको यहाँ पर लिखना है और MPC का मान यहाँ पर कितना है? 0.5 है, 0.5 है। तो यहाँ पर जो 1 है ये हमारा ऊपर में 1 रहेगा और 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो फिर से 0.5 आ जाएगा और 1 को 0.5 से भगा देने से 2 आएगा हमारा। इसको कैसे आपको हल करना मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 1/0.5 है। अगर हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में फिर से 10 लिख देंगे, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है यानी कि 5 है, तो ऊपर में 1 लगा करके 1 0 डालेंगे यानी कि 10 होगा। जब दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा तो उसके बदले 10 गुना होगा और दशमलव के बाद अगर 2 अंक होगा तो उसके बदले जो है ऊपर में कितना गुना होगा? 100 गुना होगा। तो यहाँ पर 1 अंक है तो ऊपर में 10 होगा और तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 के साथ 10 और नीचे हमारा कितना है? 5 है। 10 को 5 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है।
इसी तरह से हमारा के जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इस बार एग्जाम पेपर में आने का बहुत ही चांस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए फिर से एक सब्जेक्टिव वीडियो लाने वाला हूं। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। और आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया गया है, न्यू चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जो है उस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि प्रतिस्थापन तथा प्रतिपूरक वस्तुओं में भेद स्पष्ट करें। प्रतिस्थापक वस्तुएं और प्रतिपूरक वस्तुएं, अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो कैसे आपको लिखना है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। प्रतिस्थापक वस्तुओं का प्रयोग अलग अलग या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे कि चाय के स्थान पर कॉफ़ी। चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी यूज कर सकते हैं। चाय ना मिले तो हम लोग जो है किसी दुकान में जाके कॉफ़ी भी पी सकते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीनी के बदले हम लोग जो है गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिपूरक वस्तुएं क्या होता है, देखिए प्रतिपूरक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है। एक दूसरे के साथ, जैसे कि चाय के साथ चीनी, चाय के साथ हम लोग चीनी यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है प्रतिपूरक वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगर कॉफ़ी की दाम में वृद्धि हो जाए तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफ़ी में अगर कॉफ़ी की कीमत पर अगर वृद्धि हो जाए तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, कोई कॉफ़ी नहीं पिएगा। तो उस समय क्या होगा, चाय का ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, लोग चाय खरीदने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग कमी हो जाएगी। यानी कि चाय के दाम बढ़ने पर, यहाँ पर चाय के साथ चीनी का इस्तेमाल करते हैं ना प्रतिपूरक वस्तुएं, तो चाय के दाम बढ़ने से चीनी की मांग में कमी हो जाएगी। अगर चाय का दाम बढ़ जाएगा, चाय का दाम बढ़ जाएगा तो लोग चीनी की मांग में कमी कर देंगे, यानी कि चाय पीना बहुत लोग बंद कर देंगे, जिसके चलते चीनी की डिमांड कम हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका प्रतिपूरक वस्तुएं। इस तरह से आपको लिखना है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में इस बार आने का बहुत ही चांस है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए फिर से सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।